तरीके से जो कावेरी हॉस्टल में जो चमार और दलित देश छोड़ो और आरएसएस और बीजेपी और ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद जिस तरीके से लिखे हैं, और इस स्टेटमेंट से पता चलता है इस कैंपस इस देश के अंदर जिस तरीके से अभी भी ब्राह्मणिज्म जिंदा है। और दलित और चमार कम्युनिटी के बारे में बातचीत करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है जो ब्राह्मण बनिया जो शब्द जो चीज़ों की लेके जो आइडेंटिटी लेके कैंपस इस देश के अंदर जिस तरीके से अभी भी ब्राह्मणिज्म जिंदा है, और दलित और चमार कम्युनिटी के बारे में बातचीत करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है जो ब्राह्मण बनिया जो शब्द जो चीज़ों की लेके जो आइडेंटिटी लेके बातचीत करें उसका जो हिस्टोरिकली एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दोनों ऐसे कम्युनिटीज था इस देश के अंदर, इस देश में जातीय व्यवस्था को बनाया है। हजार सालों से इस देश में दलित और आदिवासी और बहुजन और ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का जो खून पसीना को खा के जिया है, और उसको कंचाइले ने कहता है एक को जो सोशल स्मगलर जो बनिया के लिए यूज करता है और एक ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए एक इंटेलेक्चुअल गुंडा तरीके से पेश करता है। और सिर्फ ये हॉस्टल की कहानी नहीं है, इस कैंपस में जो 70 साल से और 40 साल से तमाम राजनीतिक संगठन इस कैंपस के अंदर दलित और आदिवासी और माइनॉरिटी और ओबीसी की वोट लेके राजनीति किया है। बट लेकिन जब भी इस कैंपस के अंदर यूडीएसएफ हो और बापसा हो जो अम्बेडकर डिस्कोर्स को जो खड़ा किया है, जो खड़ा करने के बावजूद भी और उसका वोट लेके राजनीति करने के बावजूद भी तमाम जो पॉलिटिकल रिजिम के अंदर इस कैंपस के अंदर हम देख सकता है कैसे एक्चुअली जो ब्राह्मणिज्म जो फंक्शन करती है। अभी भी आप देख लीजिए इस कैंपस के अंदर जो दलित और आदिवासी ओबीसी जो एग्जाम की अच्छा से देते हैं, बट लेकिन उसको वही वॉइस में कम मार्क देके उसको कैंपस से बाहर कर लेते हैं। और अलग अलग देशों में भी ये चीज देखने के लिए मिलता है, जो जातिवाद के नाम से उसको मारते हैं, जो औरत को नंगे करके घुमाता है और उसका ऊपर अत्याचार करते हैं, तब भी इस देश के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो चीजों का मजा लेते हैं, बट लेकिन तब भी इसका न्याय देने के लिए कभी लड़ाई नहीं करते हैं। और ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कावेरी हॉस्टल की मुद्दा नहीं है, इस कैंपस के अंदर जो बापसा ने जब भी इस कैंपस के अंदर बहुजन महापुरुषों की जो पोस्टर चिपकाया है, उस पोस्टर के नाम के गाली गलौज लिखे हैं, उस पोस्टर को चिपकाया है, कभी आवाज नहीं उठाया है। साथ ही सिर्फ दलित मरने से और आदिवासी मरने से, दलित के ऊपर जो रेप होने से, अत्याचार होने से, उसके ऊपर राजनीति करने से और पोस्टर लेके आने से और भाषणबाजी देने से कुछ होने वाला नहीं है। बट लेकिन तुम्हारा राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में जैसे जाति नंगे नाचती है, उसको भी खुले आपको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। आज तमिलनाडु के अंदर देख लीजिए और एनसीआरबी डेटा उठा के देख लीजिए, तमाम वो कांग्रेस हो, वो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हो, वो बीजेपी है, वो डेटा ये कहती है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जातिवाद खुले नंगे नाचती है। इसका ऊपर और खिलाफ तुमको आवाज सिर्फ उठाने से काम नहीं होती है, तुमको कंधे में कंधा मिला के तुमको काम करना पड़ेगा। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं पहले उनका परिचय। सर, मेरा नाम अश्विनी गौतम है, मैं अभी पब्लिक हेल्थ में पीएचडी कर रहा हूँ। ओके, पीएचडी कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ में। जिस तरीके से जेएनयू में ये मामला हुआ, इसको कैसे देखते हैं? उसका तमाम यूनिवर्सिटीज चाहे आईआईटी आईआईएम, उसको कैसे देखिए, एक कॉन्सेप्ट है समाजशास्त्र में और आमतौर पर जो है सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है, एवरीडे वायलेंस। मतलब उसकी जो परिभाषा यह है कि आप रोज़मर्रा के जीवन के जो उसमें जो हिंसा हो रही है उसका सामान्यीकरण जब आप कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एवरीडे वायलेंस। ये उसी का एक उदाहरण है। अब अभी उदाहरण के तौर पे अगर एक मुद्दा बना हुआ है, जैसे आप यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि मुसलमान मतलब लोगों का नाम लिख देना है अपनी रेडी पे, ताकि उससे आइडेंटिफाई हो सके कि कौन किस समुदाय का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। तो ये एक एवरीडे वायलेंस का उदाहरण है, जिसमें ये होगा कि जो भी नृशंस हिंसा है उसका आप सामान्यीकरण कर देते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हैं, जो आपने जेएनयू में देखा, जेएनयू की घटना से देखा, वो इसी का एक उदाहरण है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि दलितों को रोज़ डराया जाए तो तमाम तरीक़ों से, और वही कहीं न कहीं एक तरफ से लीड करता है कि जो बच्चों को मजबूर किया जाता है कि सुसाइड कर लेते हैं, खास करके आईआईटीज़ में, आईएम्स में। तो उसका एक बड़ा उदाहरण है।
और ये जो इस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं, सवर्ण हैं, उनको पता है कि अगर कभी भी कंपटीशन फेयर तरीके से होगा तो उनका कंपटीशन हमसे है। उनको पता है कि वो उसमें जो है कहीं फाइट नहीं कर पाएंगे। वो चाहते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें किस तरह से हमको परेशान किया जाए, उसको रोका जाए, ताकि वो जो है आपको नीचे दिखा सकें। तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी है, आईएम है, इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, इनमें भी क्या इस तरीके की होती है? आइए, अब जेएनयू के साथ या फिर सोशल साइंस के ज़्यादातर इंस्टीट्यूट के साथ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दलित और बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं, फैकल्टी में भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, एक तरह का सिस्टम होता है जहाँ आपके अपने लोग हैं, वहाँ पे आप अपनी समस्याएं लेके जाएंगे तो सुनी जाएगी, उसके लिए आप लड़ भी सकते हैं। आईआईटी आईएम्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रोफेसर्स की संख्या ही नहीं है, तो आपके कोई अगर पीड़ा है उस तरह की, आप किसके सामने जाएंगे कहेंगे। और ये अपने आप को बताते हैं कि हम मेरिट वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, जबकि मेरिट का आइडिया अपने आप में एक बहुत फ्लॉड आइडिया है। अगर उसकी जिस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, अब जिस तरह से वो है, बेसिकली मेरिट का आइडिया वो है कि जो पावरफुल है ऑलरेडी समाज में, वो कैसे पावरफुल बना रहे, मेरिट का आइडिया इसी हिसाब से बना हुआ है। तो अपने आप में बहुत ही फ्लॉड आइडिया है मेरिट का आइडिया। इस पे तो एक लंबी बहस की जा आप सकती है। उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिस तरीके से बसपा की सरकार रही, कैसे देखते हैं कि उसके बाद ऐसे अभी भी विचारों ने उन्होंने लिख दिया क्लियर कि चमार भारत छोड़ो, और दलित भारत छोड़ो, तो यानी बसपा के टाइम जब पहली बार सरकार पूर्ण बहुमत से बनी, उसको कैसे? अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखें या फिर किसी भी तरीके से देखें तो बसपा की सरकार बाकी सरकारों से बेहतर रही है। चाहे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट्स कराना हो, चाहे नौकरियाँ देनी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, तो बसपा की सरकार, चाहे समाजवादी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या जो भी सरकार हो, उससे सबसे बेहतर परफॉर्म किया था सुश्री मायावती जी ने, उनकी सरकार ने। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मूवमेंट को देखें, और जो अगर आप पर्टिकुलर जाति की बात करें, जो चमार जाति को टारगेट करके लिखा गया है, वो एक ऐसी जाति है जिसने इस लड़ाई को, इस पॉलिटिक्स को एक अलग मकाम दिया है। और वो जो काडर है उनको राजा पता है। बनाया। हाँ बिल्कुल। सभी जातियों को उन्होंने, बहुजन सबको जो मौका सभी दिया। जातियों को, बिल्कुल। सभी को नेता बनाया कि अपनी लड़ाई लड़ और सकें। उनको भी पता है कि एक ऐसी जाति है जो एक लड़ाका जाति है, जो पीछे नहीं हटती, पीछे झुकने के लिए कभी तैयार नहीं हुई है। इसलिए इस जाति को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट करके उन्होंने लिखा है। और उनको पता है कि यही एक जाति है जिसने एक ऐसा आंदोलन लीड किया जिसने सबको वो जगह दी जिसको वो डिजर्व करते थे। और यही एक आंदोलन है जिसमें तमाम दलित, बहुजन, जितने भी पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, सबको वो स्पेस देता है। ये मतलब पॉलिटिक्स सेकुलर राजनीति में बसपा ने बढ़िया काम। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। वैसे अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन भी करें बाकी पार्टियों के साथ, भाजपा के, चाहे आवास का मामला हो, शिक्षा किसी का भी मामला हो, किसी भी चाहे चीज। शिक्षा का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, कोई आसपास नहीं है उस तरह लिखित का। नहीं, मतलब मौखिक नहीं। नहीं, लिखित में काम। भी आप उनकी योजनाओं को देख लीजिए, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए उनको देख लीजिए, शिक्षा नहीं, की मैं कितनी- कहना चाह रहा था मौखिक नहीं, नहीं, काम सिर्फ किया। कहने की बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसको जाके ऑन पेपर ही आप चेक कर सकते हैं, आप कंपेरेटिव स्टडी हाउ कर डिड सकते यू हैं। फील व्हेन आकाश केम इन बीएसपी? जहाँ तक ये उत्तराधिकारी की बात है, देखा हाँ, आपने, जिस तरह से उन्होंने बोला, कुछ हमने भाषण देखे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत ही शानदार बोला, माइनॉरिटीज उनको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोला। और उन्होंने एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि कौन लोग हैं जो हमारे हितों के खिलाफ हैं, और कौन लोग हैं जिनके साथ हम मिलकर जो है एक अच्छी सरकार बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय है उनको जो है आगे ले आना, और उनके लिए ढेर सारी, मतलब हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। और ये भी लगा उनके भाषण सुन के कि काफ़ी सुलझे हुए हैं, और अब राजनीति में आएंगे, ज़मीन पर रहेंगे तो और उनको क्लैरिटी आएगी, और बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि बाकी नीतियों में मतलब आगे लग रहा है कि अब लीडफुल नेता आ गया। हाँ बिल्कुल। बहुत जो बीच में एक थोड़ा सा एक फेज आया था जिसमें बेसिकली जो युवा थे उनमें एक तरह की थोड़ी बहुत हताशा थी कि अब बसपा को कौन आगे लीड करेगा। तो ये एक अच्छा मैं स्टेप मानता हूँ कि लोगों उनको को मिल गया। हाँ, ये प्रतिनिधित्व देना एक अच्छी बात है, और उन लोगों को मिल गया। हालांकि उन्होंने एक दो भाषण ही दिए जब, तो लोगों से या हमने दोस्तों में जो रिएक्शन देखा वो बहुत शानदार था। शानदार था, बिल्कुल, लोगों को पसंद आया। हाँ, लोगों को वो बिल्कुल बेशक पसंद आया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। जी, ठीक है। ये हमारे साथ एक साथी थे, उनसे मैंने बात की, जानने की कोशिश की, तमाम विषयों को सामने ढूंढा, खोजा, निकाला, फिर बांटा, जोड़ा, जो कुछ भी किया वो आपके सामने है। और साफ साफ ये दिख रहा है कि जिस तरीके के मामले हो रहे हैं, अगर ये सरकार बसपा की होती तो अब तक क्या होता। और वहीं पे तमाम जो राजनीतिक दल जिन समुदाय की बात करती हैं, जिन विचारों की बात करते हैं, जब
अमल करने की मामला आता है तो ये हादसे होते हुए दिखते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।